समाज का जो आंदोलन हुआ, बाबा साहब का जो आंदोलन चला, तो वो किस रूप में चला। पहला जो आंदोलन था बाबा साहब का, वो हैंड बिल से शुरू होता है, और उससे भी पहले जो आंदोलन था स्वामी अच्युतानंद ने, वो भी अपना आंदोलन आदि हिंदू, वो भी हैंड बिल से शुरू किया था। उस जमाने में हमारी पत्र पत्रिका नहीं होती थी, हैंड बिल सबसे सुगम माध्यम होता था। तो सबसे पहले हैंड बिल के रूप में हमारा आंदोलन आगे बढ़ता है। हैंड बिल के बाद में हमारे पोस्टर आए, जो कि दीवारों पर लगा दिए जाते थे। दूर से ही पता पड़ती थी कहाँ जगह प्रोग्राम हो रहा है, कौन कौन के मुख्य अतिथि होंगे, उनके फोटो भी पोस्टर पर छपते थे। इसके साथ साथ दीवारों पर भी लिखाई शुरू हुई। आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार, मैं हूँ हरेश पवार, आप देख रहे हैं भीम प्रिया। और आज हम बयान टीवी की संपादक साक्षी गौतम भी हमारे साथ में कैमरे के पीछे हैं, और हम एक ऐसे महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करने के लिए एक साहित्यिक चर्चा के साथ में मुखाफित हो रहे हैं। मेरे साथ में है डॉक्टर रूपचंद गौतम। आप दिल्ली से में प्रवास करते हैं और आप डॉक्टर अंबेडकर और दूर संचार पर 9 वॉल्यूम में आपने पुस्तक लिखी है। ये पुस्तक मेरे हाथ में है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपकी लगभग 40 पुस्तकें बाजार में लॉन्च हो चुकी हैं। आदिवासी पत्रकारिता पर पहली पुस्तक पूरे देश भर में आपके द्वारा लिखी गई है, और मेरे हाथ में जो पुस्तक है एक ऐसे विषय को छुआ है जिसे आज तक अछूत समझा गया, उस विषय पर आपने लिखा। पत्रकारिता को लेकर के विभिन्न विषयों पर बातें जब करते हैं तो बहुत सा साहित्य मिल जाता है, पर शोध के विद्यार्थी यदि बात करते हैं डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा की, पत्रकारिता की, तो उस विषय पर बहुत गहरा अध्ययन और मंथन जो किया गया है इन 9 वॉल्यूम में समावेशित है। साथ में आदिवासी पत्रकारिता सहित 10 पुस्तकें मेरे हाथों में हैं। मेरे साथ में डॉक्टर रूपचंद गौतम साहब हैं। आप लगातार लेखन के क्षेत्र में बहुत उम्दा काम कर रहे हैं और नवोन्मेष पीढ़ी के पत्रकारों को आप दिशा देते रहते हैं। पत्रकारिता के माध्यम में समाज में समतामूलक राष्ट्र की निर्माण की व्यवस्था कैसे बने, समाज में एक अच्छाई का प्रचार प्रसार कैसे हो, इन तमाम मुद्दों पर, और पत्रकारिता के जो सैद्धांतिक पत्रकारिता नहीं करते हैं उनके खिलाफ आप बेबाकी तरीके से किस तरीके से एक दिशा दिखाते हुए संकेत देते हैं, आपकी पुस्तकों में देखने के लिए मिलता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। भीम प्रिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने दूसरे साथियों तक भी ये सूचना भेजें। और साथ में हमारे साथ में बयान टीवी है, और बयान टीवी को भी आप अपने चैनल को इसको सब्सक्राइब करें और इसे प्रमोशन। गौतम साहब, आपने अंबेडकर जनसंचार विषय को लेकर के 9 खंडों में अपने पुस्तकें लिखी हैं। ये जो आइडिया आपके आया है तो इस विषय में हम जानना चाहेंगे। देखिए पवार जी, आपके चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ विचार की बात आती है तो जितनी बाबा साहब के बाद और बाबा साहब से पहले यानी स्वामी अच्युतानंद से लेकर के और अब तक जो भी पत्र पत्रिकाएं छपी, स्मारिकाएं छपी, वो सभी की सभी बाबा साहब के विचार को लेकर के छपी जी। और वो विचार हमारा साहित्य के रूप में भी बढ़ा पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, और उत्पीड़न था, और दूसरा नंबर पर हम कहें उनका हमारा विकास, जो हमारे अनुसूचित जाति या जनजाति का जो विकास था, उस विकास को लेकर के भी पत्र पत्रिकाओं में विकासात्मक लेख लिखे गए, रिपोर्टिंग लिखी गई और स्मारिका निकाली गई। तो इन सबको मैंने एक ही उसमें देखा कि ज़्यादातर यानी 90% से भी मैं कहता हूँ 95% पत्र पत्रिकाएं बाबा साहब के विचार को लेकर के निकली, बाबा साहब के विचारधारा को लेकर के उनके टाइटल छपे, जैसे भीम प्रतिज्ञा है या भीम प्रभा है, भीम सैनिक है, बहुजन संगठक है, और बहुजन सवेरा है,
और धम्म दर्पण हैं, कुछ धर्म के आधार पर, कुछ संगठन के नाम पर, कुछ बाबा साहब के नाम पर। और इसी तरह से यूट्यूब चैनल भी आज उसी का रूप लिए हुए हैं। जैसे समता आवाज़ है, वो भी बाबा साहब के विचार को लेकर के है। समता से पहले समता अखबार भी निकला, जो मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने 1934 में निकाला अल्मोड़ा से। फिर उसी बीच बाबा साहब का भी अखबार समता था। फिर कानपुर से भी समता नाम का अखबार निकला, जो समता सैनिक दल को सीधा सीधा फोकस करता था। तो मैंने इन सब बातों को देखते हुए एक नाम रखा, अम्बेडकर जनसंचार। जी सर, जनसंचार पत्रकारिता में ये माना जाता है कि अम्बेडकर ने जो विचारधारा लेकर के पत्रकारिता में सिद्धांत प्रतिपादित किया, उसको आगे बढ़ाया। परंतु अब इस बीच में एक लंबे कालखंड में जो पत्रकारिता का लिपिबद्ध तरीके का कोई न तो इतिहास रहा है, परंतु आपने पहला प्रयास किया है। तो ये जो आपने जो प्रयास किया है, तो इस कितना आपने अब तक काम किया है? जितनी भी पत्रिकाएं थी, स्मारकाएं थी, उन सबको आप मूल्यांकन के रूप में 9 भागों में हमने प्रस्तुति दी है। तो ताकि बच्चे आएँ या हर पहलू को लेकर के वो अपना शोध कार्य करें, शोध की दृष्टि रखें, शोध के रूप में सोचें, ताकि और इस तरह से हमारे समाज में रिपोर्टिंग में, आर्टिकल में, धार्मिक क्षेत्र में, स्वास्थ्य के रूप में और विकासात्मक खबरों को किन किन रूपों में हमारी पत्रिकाओं ने लिया है, उन सब का मूल्यांकन, उन सब का विश्लेषण, उन पर शोध के रूप में आना चाहिए। गौतम साहब, आपके जो ये 9 वॉल्यूम हैं अम्बेडकर जनसंचार, तो इनमें क्या चीज़ें हैं, किस तरीके का साहित्य आपने समावेशित किया है और विद्यार्थी क्या शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे, थोड़ा ब्रीफली इनकी चर्चा करें। हाँ, इसमें पहले खंड में मैंने एक, जैसे हमारे समाज का जो आंदोलन हुआ, बाबा साहब का जो आंदोलन चला, तो वो किस रूप में चला। पहला जो आंदोलन था बाबा साहब का, वो हैंडबिल से शुरू होता है। और उससे भी पहले जो आंदोलन था स्वामी अच्युतानंद ने, वो भी अपना आंदोलन आदि हिंदू, वो भी हैंडबिल से शुरू किया था। उस जमाने में हमारी पत्रिका नहीं होती थी, हैंडबिल सबसे सुगम माध्यम होता था। तो सबसे पहले हैंडबिल के रूप में हमारा आंदोलन आगे बढ़ता है। हैंडबिल के बाद में हमारे पोस्टर आए, जो कि दीवारों पर लगा दिए जाते थे। दूर से ही पता पड़ती थी कहाँ जगह प्रोग्राम हो रहा है, कौन कौन के मुख्य अतिथि होंगे, उनके फोटो भी पोस्टर पर छपते थे। इसके साथ साथ दीवारों पर भी लिखाई शुरू हुई। कांशीराम जी के आंदोलन में आकर के दीवारें ज़्यादा नीली हुई। बामन मेश्राम के या और बामसेब के और भी आंदोलनों में भी दीवारें नीली होती रहीं। आरपीआई के टाइम में दीवारें बहुत नीली हुई और उनमें लिखे गए, स्लोगन लिखे गए, तो वो भी एक आंदोलन था। फिर उसके बाद में बुकलेट आई, स्मारकाएँ आईं, और ये सारे आंदोलन के ही एक स्वरूप थे, लेकिन जनसंचार के एक माध्यम भी थे। यानी हैंडबिल, पोस्टर, बुकलेट, स्मारका, अखबार, पत्रिकाएं, किताबें, ये सब जनसंचार के माध्यम थी। इन सब के रूप में अम्बेडकर का दर्शन आगे बढ़ा है सब इनमें। और दूसरे खंड में मैं उत्तर प्रदेश की पत्रिकाओं के मूल्यांकन के बारे में कह सकता हूँ कि स्वामी अच्युतानंद से लेकर अब तक किन किन लोगों ने पत्रिकाएं निकाली, उन सब का मूल्यांकन मैंने दूसरे खंड में किया है। जबकि तीसरे खंड में दिल्ली की पत्रिकाओं का मूल्यांकन है। चौथे खंड में हम कम पत्रिकाएं निकाली, इसलिए चौथा खंड बनाना पड़ा। और उसमें उत्तराखंड है, राजस्थान है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है और बिहार है और पश्चिमी बंगाल है, अन्य राज्यों की पत्रिकाओं का मूल्यांकन है। पांचवा खंड हो स्पेशल स्मारकाओं को लेकर के तैयार किया गया है, ताकि हमारे लोगों ने स्मारका निकाली, बाबा साहब की जयंती पे स्मारका निकाली और विभिन्न पहलुओं पे या विभिन्न जयंतियों पे पर स्मारका जो निकाली, उन सब का मूल्यांकन इसमें दिया गया है। और ये स्मारका केवल दिल्ली की नहीं है, उत्तराखंड की भी है, हरियाणा की भी है, बिहार की भी है, राजस्थान की भी है, मध्य प्रदेश आदि राज्यों की भी है जी। और छठा खंड
हमारा वो रिपोर्टिंग पे है, रिपोर्टिंग का इतिहास है। जब अखबार शुरू होता है तो रिपोर्टिंग और रिपोर्टर और लेखक दोनों उभरते आते हैं। तो उसमें अभी इन लोगों का जिक्र कम था कि किन किन लोगों ने लेख लिखने शुरू करे अखबारों में, अपने अखबारों में, किन लोगों ने रिपोर्टिंग करनी शुरू करी। तो मंगल सेन हमारे बीच में थे, स्वामी यशोधन जी के साथ रहते थे, वो रिपोर्टिंग करते थे उस जमाने में। उसके बाद में फिर और लोग भी हिंदी में रिपोर्टिंग करने लगे। अंग्रेजी में हमारे बीच में डॉक्टर के आर नारायण थे जो राष्ट्रपति हमारे रहे, उन्होंने हिंदू अखबार के लिए रिपोर्टिंग करी शुरुआत में जी। और उसके बाद में फिर कमल भारती थे, मोहनदास नेमिष राय थे, इन्होंने रिपोर्टिंग करी। लेकिन नेमिष राय जी एक ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने फुल टाइम रिपोर्टिंग नभा टाइम्स के और अखबारों के लिए किया। उसके बाद में मैंने रिपोर्टिंग का काम लिया और जहाँ जहाँ मैं लोग गया या जिन जिन लोगों ने मुझे बुलाया उन सब कार्यक्रमों की कवरेजों को मैंने किया। तो वो सबका मूल्यांकन छठे खंड में है, जिसको रिपोर्टिंग के नाम से हम कह सकते हैं। सातवां खंड जो है हमारा, वो हम उसमें संपादक की दृष्टि और विचार को लेकर के है, यदि भाषा और विचार है, संपादक ने किस उद्देश्य से पत्रिकाएं निकाली, उसका क्या दृष्टिकोण रहा संपादक का। तो उनसे प्रमुख या प्रवेशांकों की संपादकियों को मैंने लिया और इसमें जोड़ा है सातवें खंड में, और साथ ही साथ कुछ आर्टिकल भी उसमें जोड़े गए हैं। इसी के बाद में फिर आठवां खंड है, वो शोध की दृष्टि को लेकर के है। वो इसलिए कि मैं जब MA में पढ़ा रहा था तो लोग बच्चे मेरे से या स्टूडेंट आते थे, सर हमें PhD करनी है, हमें सिनॉप्सिस बना दीजिए, या सिनॉप्सिस कैसे बनती है। और ये ज़्यादातर मेरे सामने एक चुनौती भी थी। चुनौती इसलिए थी क्योंकि बच्चे MA कर लेते हैं, उन पर सिनॉप्सिस बनानी नहीं आती है, उन्हें टाइटल है, उनके चैप्टर हैं और उन्हीं में वो उलझ जाता है, उलझ कर अपनी यहाँ तक कि PhD भी छोड़ देता है। तो मैंने कम से कम 14-15 सिनॉप्सिस के नमूने इस खंड में दिए हैं, शोध आलेख लिखने की प्रविधि बताई है। तो ये खंड इस तरीके से, 9वें खंड में 50 पत्रकारों का जीवन परिचय मैंने कराने की कोशिश की है। सर 10वां जो है आपके साथ में, इसी का भाग मैं जब जोड़ सकता हूँ, हालांकि अलग है, आदिवासी पत्रकारिता। तो आदिवासी पत्रकारिता अपने आप में एक यूनिक सब्जेक्ट है जिस पर आपने लिखा है। हाँ, ये जो आदिवासी पत्रकारिता है, जब मैं MA में पढ़ा रहा था और वहाँ पढ़ा रहा था, जो पूरी यूनिवर्सिटी आदिवासी थी, ये इंदिरा गांधी ट्राइबल नेशनल यूनिवर्सिटी अमरकंटक, वहाँ एक भी किताब मुझे आदिवासी पत्रकारिता पर देखने को नहीं मिली। जब मैंने और पढ़ाना शुरू किया और किताबें देखनी शुरू करी और जगह लाइब्रेरियों में मैं भी गया, तो मुझे आदिवासी पत्रकारिता पर कोई भी किताब देखने को नहीं मिली। वहीं से मेरे मन में ये विचार आया, क्यों नहीं आदिवासी पत्रकारिता पर भी काम किया जाए। तो मैंने आदिवासी पत्रकारिता पर काम करना प्रारंभ किया और इस किताब में मैंने आदिवासी पत्रकारिता के 150 सालों का इतिहास मैंने इसमें उपलब्ध कराया है। सबसे पहले मैं सुशीला को मानता हूँ, वो आदिवासी के पत्रकारिता के क्षेत्र में पहली महिला थी जो चाईबासा से थी। वो 1928 में चांदनी नाम की पत्रिका निकालती थी, उसका संपादन करती थी। झारखंड है और छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, पश्चिमी बंगाल है और महाराष्ट्र है, राजस्थान है, गुजरात है। इन जगह से जो भी आदिवासी लोगों ने पत्रिकाएं निकाली, वह वहाँ से मैंने इन पत्रिकाओं को इकट्ठा किया, उनका मूल्यांकन किया। आदिवासियों द्वारा YouTube चलाए जा रहे हैं, उन YouTube चैनलों का भी इसमें उल्लेख है, वो भी एक चैप्टर अलग से बनाया है। गौतम साहब, आपके द्वारा जिन विषयों को चुना गया और उनको बखूबी से आपने उठाने का प्रयास किया, आपने पूरा अम्बेडकर विचारधारा की पत्रकारिता के उद्भव और विकास यात्राक्रम को आपने लिखा है। तो अभी वर्तमान में जो भी पत्रिकाएं शुरू हुई थी, उनमें से कितनी चल रही हैं, कितनी प्रतिशतता में अभी बंद होने का कारण क्या रहा है, और जितना काम पत्रकारिता में होना चाहिए था क्या उतना हो पाया है या भी अधूरा है?
इस पे मैं ये कहूँगा विशेष रूप से हमारे लोगों में भावुकता सबसे पहली बड़ी चीज़ है। वो भावुकता में आके पत्र पत्रिका या चैनल शुरू करने का निर्णय ले लेते हैं और बिना प्रशिक्षित लिए किए हुए निर्णय ले लेते हैं, प्रशिक्षण भी नहीं ले पाते हैं उस चीज़ का। फिर उनका नेटवर्किंग भी कमज़ोर होता है, मैनेजमेंट सबसे कमज़ोर उनका है। मैनेजमेंट नहीं होगा तो आप किसी भी काम को नहीं कर सकते। आपके खाने का मैनेजमेंट है ख़राब होगा तो आपका शरीर खराब हो जाएगा। आपका मैनेजमेंट घर का नहीं बिगड़ेगा तो आपका बजट बिगड़ जाएगा, आप परिवार नहीं चला सकते। ठीक इसी आप पढ़ाई का मैनेजमेंट बिगाड़ दोगे तो आप अच्छी स्टडी नहीं कर पाओगे। इसी तरह से पत्र पत्रिकाओं को चलाने के लिए भी प्रबंधन की ज़रूरत पड़ती है, और प्रबंधन अच्छा नहीं होगा तो आप अच्छी पत्रकारिता भी नहीं कर सकते। अच्छी जब पत्रकारिता नहीं होगी, अच्छी नेटवर्किंग नहीं होगी, अच्छा नेटवर्किंग नहीं होगी तो अच्छे विचार नहीं होंगे, अच्छे विचार नहीं होंगे तो आपकी पत्रिका जल्दी दम तोड़ देगी। प्रबंधन से ही आपको फाइनेंस भी मजबूत होगा। गौतम साहब, आदिवासी पत्रकारिता और अंबेडकर विचारधारा की पत्रकारिता में जो आज नए पीढ़ी के लोग आ रहे हैं तो जॉब की क्या संभावनाएं लग रही हैं? क्या इसमें कैरियर का दृष्टिकोण हो सकता है? देखो, दृष्टिकोण बहुत अच्छा है, इसमें कोई खराब नहीं है। अभी भी हमारा समाज देने के लिए तैयार है, पैसा भी दे रहा है, सहयोग भी दे रहा है, रचनात्मक सहयोग दे रहा है। ज़्यादातर जो समस्या आती है हमारे बीच में वो मैनेजमेंट की आती है। मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, इसलिए हम 2-4 साल में ही पत्रिका निकालते हैं तो हमारी बंद हो जाती है। जबकि समाज जिसने भी पत्रिका निकाली, समाज ने उसको चंदा दिया। समाज की वजह से खराब नहीं हुई, खराब हुई उसकी अपनी नीयत की वजह से। उसकी नीयत में खोट आया है कहीं न कहीं, उसका प्रबंधन खराब हुआ है, उसकी नेटवर्किंग खराब हुई है, तो पत्रिका पर ये दोनों चीज़ें प्रभावित हुई है और पत्रिका बंद हुई है। तो इसलिए पत्रिका निकालने के लिए, चैनल चलाने के लिए मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो गौतम साहब, एक जानकारी हम आपसे जानना चाहेंगे, पत्रकारिता में रिसर्च की दिशा में अंबेडकर विचारधारा पर कितने लोगों ने पत्रकारिता में रिसर्च किया है और क्या करने की संभावना और है? संभावना तो बहुत कुछ है, क्योंकि अभी 2 राष्ट्रीय स्तर पे मेरा दूसरा शोध प्रबंध है। पहला शोध प्रबंध डॉक्टर शिवराज बेचैन का था और मेरा दूसरा है। एक शोध हल्का सा एक दिल्ली यूनिवर्सिटी से और हुआ है, बाकी का अभी इतना शोध नहीं हुआ है। अभी स्मारकों को लेकर भी शोध किया जा सकता है, रिपोर्टिंग को लेकर शोध किया जा सकता है, अखबारों में कितनी उत्पीड़न की खबरें छप रही हैं उनको लेकर शोध किया जा सकता है, अखबारों में विकासात्मक खबरें कितनी छप रही हैं उनको लेकर शोध किया जा सकता है, अखबारों में साहित्यिक पत्रकारिता को लेकर के शोध किया जा सकता है, साहित्यिक खबरें कितनी होती हैं। तो ये अभी बहुत सारे पहलू अभी हैं मौजूद जिनको लेकर के शोध किया जा सकता है। और जहाँ बात रोजगार की है तो रोजगार भी इसमें अच्छा है, ऐसी बात नहीं है भाई दूसरे नहीं ले रहे तो अपने समाज के जो चैनल, अपने समाज की आप खबर दिखाओगे तो सहयोग मिलेगा। आजकल यूट्यूब का फैशन चल गया है तो यूट्यूब के से भी विज्ञापन मिलने लगेगा, आपका उसमें भी भविष्य है, उसमें भी अच्छा पत्रकारिता में बढ़ने का एक अच्छा मौका है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ में डॉक्टर रूपचंद गौतम, जिन्होंने लगातार बहुत उम्दा साहित्य पर काम किया है, जिनके 9 वॉल्यूम डॉक्टर अंबेडकर और जनसंचार पर पुस्तक और एक आदिवासी पत्रकारिता के पर है, और साथ में करीब 40 पुस्तकों का लेखन करने का काम कर रहे हैं। और अपने आप में डॉक्टर रूपचंद गौतम पर शोध करने के लिए आवश्यकता भी है, और ऐसे व्यक्तित्व से आप मुखाफित हुआ है और आप लोगों ने उनके विचारों को अब जाना है। तो दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में लिख करके हमें अवगत कराएं कि क्या हम ऐसे व्यक्तित्व से मुलाकात करके कितने लाभान्वित हुए हैं और उनके जो साहित्य है। तो दोस्तों, आप YouTube चैनल चलाना चाहते हैं या पत्रकारिता में तनिक भी काम करना चाहते हैं
तो हमारे इस डिस्क्रिप्शन में हम आपको बताएंगे कि पत्रकारिता के संदर्भ में आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, इन पुस्तकों में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और आपको ये पुस्तक मंगवानी है, आप भी चाहते हैं कि आपके पास में भी ऐसा शोध प्रबंधन हो और पत्रकारिता की मैनेजमेंट के प्लानिंग आपके पास भी हो, तो ये पुस्तकों को आप भी मंगवा सकते हैं। बहुत ही अच्छी कलेवर में जो पुस्तकें प्रकाशित हुई है और बहुत ही सारगर्भित और सरल भाषा और सटीक शब्दों के साथ में इस पुस्तकों में बहुत उम्दा ज्ञान समावेशित है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।